दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का लास्ट रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 40 में 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। दोस्तों अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग अपना कन्फ्यूजन अभी क्लियर कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती होता है इसमें। कहता है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो देखिए वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण में भी बनता है, ध्यान रखिए समतल दर्पण में भी बनता है, उसके बाद उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। दोस्तों आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए। आप अपना बुक उठा कर देखिए और देखिए कि आभासी प्रतिबिंब है वो कौन कौन से दर्पण में बनता है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है। तो देखिए सघन माध्यम और विरल माध्यम पहले जान लीजिए। जैसे हवा और कांच का तुलना करेंगे तो कांच सघन माध्यम है और हवा है वो विरल माध्यम है। अब देखिए प्रकाश की चाल हवा में ज़्यादा होगा कि कांच में? तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल होगा हवा में, उसके बाद होगा कांच में। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि आपको पूछा गया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल आपको तुलना है सघन माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा का रंग होता है। दोस्तों इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग कैसा होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। अब देखिए आप लोग जानते होंगे बैजानी हपीनाला, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है? बैगनी, उसके और लास्ट में क्या होता है? लाल होता है, उसके बाद बीच में क्या आता है? पीला आता है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र दो हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। दोस्तों इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि बताइए कि मानव का जो दो नेत्र हैं तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो कितना डिग्री है, यानी कि कितना डिग्री तक यह देख सकता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कि जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। दोस्तों जो निकट की वस्तु को देखिए, यहाँ पर निकट की वस्तु को अगर साफ साफ नहीं देखेगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, और जो अबिंदुकता होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नौवां क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर
किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों जो विभवांतर होता है यानी कि वोल्टेज होता है वो कंडक्टर के प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी कि विद्युत धारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम को हम लोग कहते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। चलिए उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये भी। कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। तो देखिए पूछा गया है चुंबक के भीतर, तो दक्षिण से उत्तर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर। अगर पूछता कि चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब पूछते हैं कि विद्युत घंटी। तो दोस्तों विद्युत घंटी है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। और पूछते हैं कि डायनेमो, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो ये सब जो प्रश्न है ना, इसको आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सब आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, बहुत आसान है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल क्या है, तो सूर्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल, कहता है कि जल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा सॉरी कहता है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा है वो किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो जल विद्युत जो है जो नवीकरणीय है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव होता है CH4 होता है, यानी कि मीथेन होता है। आपको कहीं पे CH4 ना दे करके मीथेन दे दे तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। तो यहाँ पर इसका अनुसूत्र दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। दोस्तों आपको बताना है कि तीनों चारों में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे फर्स्ट में ही दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 डैश 2HCl, यानी कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया इसको कैसे कहेंगे, तो इसमें CaO यानी कि चूना पत्थर है, यानी कि CaCO3 को जब हम लोग हीट देते हैं तो वह CaO और CO2 में टूट जाता है, यानी कि यह वियोजित हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 19वां क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। कहता है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। दोस्तों कहता है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो इस अवक्षेप का रंग होता है श्वेत। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार का जांच हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग पीएच स्केल से करते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए, कहता है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में और दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। दोस्तों C6H6 है वो बेंजीन का अणुसूत्र है और बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है 78, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, तो Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है। दोस्तों इसमें उपधातु कौन है, तो Sb है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। बाकी देखिए कॉपर, निकेल, लोहा ये सब क्या है, तो ये सब धातु है।
चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए 25वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। आपको सीधे एग्जाम में क्या पूछा जाता था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। एक प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है। तो इसमें कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और पूरा प्रक्रिया में जो इसका रिएक्शन बनता है उसका उत्पाद क्या होता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है। फेरस सल्फेट कैसा होता है, हरा होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से हम लोग सोडियम और लिथियम को आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये सब मुलायम होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है। दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के बीच में जो तत्व का बंधन होता है वो कैसा होता है, तो सहसंयोजक बंधक होता है। कैसा होता है, सहसंयोजक बंधक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आपको प्रश्न पूछ दिया। देखिए अगला प्रश्न उसी प्रकार का है, पहले देख लीजिए। देखिए कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक कौन रहेगा, जो कार्बनिक यौगिक रहेगा, यानी कि देखिए CH4 यहाँ पर कार्बनिक है तो यह सहसंयोजी यौगिक होगा। चलिए उसके बाद देखिए एथिन का सूत्र पूछा गया है। दोस्तों एथिन का सूत्र आप लोग जानते होंगे। एथिन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4 होता है। यह किसका है, तो यह एल्किन ग्रुप का सदस्य है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है। दोस्तों अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, ये सब जो गैस है वो सब अक्रिय हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या था। दोस्तों अष्टक जो नियम दिया था न्यूलैंड ने, अब देखिए आपको पूछ दिया कि अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। इसमें क्वेश्चन और बन रहा है, लेकिन उसमें पूछा गया कि उसमें कमी क्या था। दोस्तों इसमें कमी क्या था, तो देखिए उसमें बहुत सारा कमी था। मेन कमी वह था कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक ठीक से लागू हो पाया था, यानी कि इसका जो मेन कवि था ये यह था कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। दोस्तों सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह अशुद्ध रक्त को शरीर के अंग से हृदय की ओर पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क है यानी कि किडनी है वो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु में सबसे फेमस है केचुआ। आपको ऑप्शन में हमेशा केचुआ ही दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली कौन है, तो नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। दोस्तों कौन सा हार्मोन के कारण यह जाना जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है कि वह गर्भवती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा HCG, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 39 नंबर सवाल कहता है कि पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। तो दोस्तों पौधे में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाएगा, प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन और इनमें सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि सभी है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए
कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। दोस्तों पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल, कहता है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। टोटल कितना होता है, 46 होता है, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है, तो लिंग क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है, यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, और बाकी 22 जोड़ा टोटल जो बचता है वो ऑटोसोम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि लिंग निर्धारण के लिए, तो लिंग निर्धारण के लिए लिंग क्रोमोसोम। चलिए उसके बाद देखिए 44 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, तो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में घास आएगा, उसके बाद ग्रेस हॉपर यानी कि टिड्डा आएगा, उसके बाद मेढक आएगा, सांप आएगा और गिद्ध आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है। दोस्तों इसको बहुत बार रिवीजन कराए हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको रट लीजिए। उसके बाद देखिए 47 नंबर सवाल, कहता है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग होता है, मतलब रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, यानी कि कम उपयोग, पुनः उपयोग और उसके बाद कम उपयोग था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि केरल में सुरंगम क्या है, तो दोस्तों सुरंगम है वो प्राचीन जल संग्रहण व्यवस्था है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक प्रकार का संरचना होता है, यानी कि व्यवस्था होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।